हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 10th, 11th और 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों के बीच में शेयर करें ताकि हमारी फैमिली लगातार बड़ी होती रहे और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा कंप्लीट हो जाए। और उसके अलावा प्लीज़ क्लास को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है जो आप 10 से 15 मिनट में 2 जोक्स सुन करके मज़ा ले लेंगे और चले जाएंगे। ये क्लास है, तो एक क्लास को पूरा करने का जो महत्व है वो आप सब जानते ही होंगे। तो प्लीज़ क्लास को पूरा से पूरा देखा कीजिए। अभी तक टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने क्लासेस की टाइमिंग 10 बजे 12 बजे रखी थी। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब आप लोगों के स्कूल खुल चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि इतने दिन बाद आप स्कूल जा पाए और आपने ऑफलाइन क्लासेस का मज़ा लिया। और साथ में सबसे बड़ी बात जो होती है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन तो होता ही है, साथ में बहुत दिन बाद आप अपने दोस्तों से भी मिले होंगे। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि लाइव क्लासेस जैसा मज़ा, मतलब कि जो इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है वैसा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की 3rd वेव की भी बात हो रही है और अब ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा ज़ोर भी दिया जा रहा है। और इससे एक और फ़ायदा है, जैसे कि कोई बच्चा बाई चांस बीमार है या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं जो कि नहीं जा सकते स्कूल, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी छुट्टी पे चले गए तो उनकी कुछ स्पेसिफिक क्लासेस छूट गई, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस किसी अमृत से कम भी नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनको भी मोटिवेट कीजिए और साथ में ऑफलाइन पढ़ाई भी जारी रखिए। तो क्लास 10th की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के बेसिक्स को लगभग समझ लिया है। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जबकि आपकी क्लास में क्या है थोड़ा सा बताया गया है, उसके बाद में डायरेक्ट शुरुआत हो गई है। लेकिन मैंने इस हिसाब से आपको समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ एक छोटी चीज़ें बची हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कुछ एक छोटी सी चीज़ें क्या हैं। बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में त्रिभुजों के कुछ गुण पढ़े होंगे। ये गुण होते हैं त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, अब ये समरूपता और सर्वांग समता क्या होता है, जल्दी से एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए, सर्वांग समता का मतलब तो सीधा सा है, सर्व अंग समता। समता मतलब बराबरी, सर्व अंग मतलब सभी अंग। तो त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं? कोण होते हैं और भुजाएं होती हैं। दो ऐसे त्रिभुज जो पूरी तरह से एक समान हो, उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। ये तो हो गई सर्वांग समता की बात। अब समरूपता क्या होती है? समरूपता का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों का रूप एक ही जैसा हो, भले ही वो बराबर हो या ना हो। जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि एक छोटा भाई होता है और एक बड़ा भाई होता है, ऐसा छोटी बहनों और बड़ी बहनों में भी होता है। दोनों लगभग एक ही जैसी, यानी बिल्कुल एक ही जैसी दिखती हैं। बस क्या होता है, क्योंकि एक बड़ी बहन है, एक छोटी है, या एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, तो उनके आकार में फ़र्क होता है। यानी एक ज़्यादा लंबा होता है, एक कम लंबा होता है, लेकिन दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं। तो यही होते हैं हमारे समरूप त्रिभुज। जैसे कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दोनों हमारे समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, दोनों का ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद में ये दे दिया गया कि ये 30 डिग्री है और इस वाले को दे दिया गया कि ये 60 डिग्री है। इसमें भी इसी तरह से ऊपर ये 30 डिग्री है और इधर वाला 60 डिग्री है। अब ये 5 है, और सॉरी, इसको हमने मान लिया कि इसका लंब 3 है, आधार 4 है, कर्ण 5 है। तो इसका लंब आधार कर्ण क्या क्या हो सकता है, ये हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी दोनों त्रिभुज देखने में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस आकार का फर्क है। एक और बड़ी बात है कि दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तभी समरूप हो सकते हैं, और दोनों के कोण भी एकदम एक बराबर है। यानी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है
कि इनकी भुजाएं बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है। इनके कोण बराबर हैं, दोनों का रूप एक ही जैसा है, ज़रूरी नहीं कि इनकी भुजाएं बराबर हों, लेकिन भुजाओं का अनुपात ज़रूर बराबर होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात ज़रूर बराबर होगा। अब जैसे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, या 3 गुणे 9 क्या होता है 9 होगा, या 3 गुणे 4 क्या होता है 12 होता है। यानी इस तरह से कुछ ना कुछ होगा, 6 9 12, यानी जो चीज़ 3 से कट जाए ऐसा ही कुछ होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ 3 का 2 गुना 6 है तो यहाँ 4 का 2 गुना 8 होगा और यहाँ 5 का 2 गुना 10 होगा। अगर बाई चांस यहाँ 3 का 2 गुना 3 गुना 9 है तो यहाँ 4 का 3 गुना 12 होगा और यहाँ 5 का 3 गुना 15 होगा। यानी कि समरूप जो त्रिभुज होंगे उनमें क्या होगा, जो भुजाओं का जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात है ये हमेशा बराबर होगा। यानी इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का क्या अनुपात है, 3/6 अगर हम करें तो आएगा 1/2। तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात देखिए 4/8 करेंगे तब भी आएगा 1/2। इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात निकालें तो 5/10 करेंगे तब भी आएगा 1/2। यानी हर स्थिति में क्या होता है, इस तरह के यानी समरूप त्रिभुजों की स्थिति में क्या होता है, हमेशा भुजाओं का जो अनुपात होता है, भुजाओं के बीच का, संगत भुजाओं के बीच का, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब आप यहाँ के लंब की तुलना यहाँ के कर्ण से नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना हमेशा क्या होती है, एक जैसी चीज़ों में होती है। यानी आप एक क्लास 11th क्लास के बच्चे और एक क्लास 1st क्लास के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 1st क्लास के बच्चे को 14 से लेकर 17 विषय पढ़नी पड़ती हैं, जबकि 11th क्लास के बच्चे को 5 ही सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी किताबें बहुत पतली होती हैं, 11th क्लास के बच्चे की किताबें बहुत मोटी होती हैं। एक तरफ छोटे बच्चे का दिमाग छोटा होता है, यानी कम उसकी समझ होती है, जबकि बड़े इंसान के दिमाग अलग तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इक्वल चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। क्लास 11th के बच्चे का कंपैरिजन 11th वाले से होगा, क्लास 1st के बच्चे का कंपैरिजन 1st से होगा। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा, यानी लंब का लंब से, कर्ण का कर्ण से, आधार का आधार से। अब आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अब बेसिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। ठीक है, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पर पहुंच पाए हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, अब इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगी, आपको किस तरह से समझना है, किस तरह से पढ़ना है, पूरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ चित्र बना लीजिए। चित्र में एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है जिसका नाम क्या है, ABC। अब आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में ही दिया है कि B समकोण है, तो जहाँ पर समकोण हमारा आ रहा है वहाँ पर हम B ही रखेंगे। A और C को हम इधर उधर भी शफल कर सकते हैं। फिर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान किन किन चीज़ों का निकालना है, साइन A, कॉस A, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन में साइन C और कॉस C। ठीक है, अब ये जो ABC है, B वाला कोण तो 90 डिग्री का है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो कोण A है इसे कैपिटल A ही मान लिया गया है, और जो कोण C है इसे कैपिटल C ही मान लिया गया, क्योंकि आपको कहीं नहीं दिया कि ये 30-60 है या 45-45 है या 15 और 75 है, ये आपको नहीं दिया है। तो इसको हमने मान लिया कि ये कोण A है और इसको मान लिया कि कोण C है। तो पहले आप क्वेश्चन में इतना चीज़ें नोट कीजिए, फिर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना।
बच्चों, आपकी सुविधा और सहूलियत के लिए मैंने अभी ए को यहाँ पर और सी को यहाँ पर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोण यहाँ पर सामने होता है इसे निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो इस हिसाब से हमारा BC जो है ये 7 सेंटीमीटर हो गया और AB हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसे निकालना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमें इसमें हम इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं और ये कर्ण हो जाता है। लेकिन अभी जब हमको साइन C और कॉस C निकालना पड़ेगा तो C यहाँ पर कोण होने की वजह से इसे आधार मानना पड़ेगा। तो हमें इस त्रिभुज को ऐसे घुमा करके भी बनाना पड़ सकता है या फिर आपको, यानी एक तो आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए। अगर आप इमेजिन अच्छा कर लेते हैं तो आप ऐसे भी समझ लेंगे कि अब क्योंकि C ये वाला कोण बन गया है मुख्य कोण, तो इसलिए इसे आधार और इसे लंब लेना पड़ेगा, या फिर आपको चित्र बदल करके बनाना भी पड़ सकता है। तो इसलिए अभी हमने क्या किया, क्योंकि फर्स्टली हमको कौन सा क्वेश्चन निकालना है, साइन A और कॉस A, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A को यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब देखिए, जब आपको साइन A ज्ञात करना है तो साइन A के लिए आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस ये है, जबकि हाइपोटेनस अभी हमें पता ही नहीं है। और क्वेश्चन में साइन और कॉस पूछे जा रहे हैं तो साइन और कॉस दोनों के लिए हाइपोटेनस आना जरूरी है, यानी कर्ण आएगा ही आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ण निकालते हैं। अब कर्ण के लिए हमने सूत्र पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो कर्ण बराबर, अब यहाँ पर वर्ग है, अगर वर्ग को हम उधर ले जाएं तो बराबर में क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आ जाएगा। अब कर्ण बराबर लंब क्या होता है, आप जानते हैं लंब क्या है, इसमें क्वेश्चन में लंब है 7 सेंटीमीटर, तो 7 और उसका वर्ग भी होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। केवल 7 और 24 मत लिखिएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग था, जब हम इस वर्ग को, अब ये मत करिएगा कि ये सब तरफ वर्ग कट जाएगा, नहीं, वर्ग क्या होगा, इधर घूमकर लग जाएगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है। अगर इंटू लगा होता तो हम वर्ग सबके हटा देते। अब यहाँ पर कर्ण को जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और फिर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हर जगह पर कहीं ना कहीं अंडर रूट लगेगा या फिर कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा, तो कम से कम 25 से लेकर 30 तक, 25 से 30 तक का मतलब ये नहीं है कि 25 से 30 तक का ही याद करना है, यानी कम से कम 25 और या ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक का तो आपको आना ही चाहिए वर्ग। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल दोनों। तो किसी दिन मैं जल्दी आपको नोट करा दूंगी, या आप चाहें तो खुद भी गुणा करके निकाल सकते हैं, और मैं आपको इजीली सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। मैंने एक क्लास में बताया है, काफ़ी लंबी क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबी तो खैर नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हाउ टू ईजिली डू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो कैसे अच्छे से और इजीली कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं, या फिर मैं किसी दिन और एक क्लास डाल दूंगी। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, अब स्क्वायर करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे, तो 9 में 6 जोड़ा 15, 5 आया, हासिल 1 आ गया, 7 4 11 और 1 जोड़ा 12, और ये कुल आ गया 625। अब 625 किसका अंडर रूट होता है, 25 का होता है। मुझे ये ऐसे ही आता था, लेकिन आपको इसे याद करना अभी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस है, ये क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इजीली, चाहे हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना हो, चाहे साइन सी और कॉस सी का मान निकालना हो, बस हमें क्या करना है, इधर परपेंडिकुलर और बेस ए के लिए आपको ये याद रखना है, जब हम ए को
मुख्य अपना कोण मानेंगे तो ए के लिए ये हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो आप देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। अगली बारी में जब हमारा सी मुख्य कोण बन जाएगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा और कर्ण यही रहेगा। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए अब निकालते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज़। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, और कॉस ए की भी तुरंत ही निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होती है। अब इस ए का मतलब ये वाला हमारा कोण है और ये ए आधार की केवल डिनोटेशन है, आप समझ सकते हैं इतना। अब जब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो लंब हमारे क्वेश्चन में क्या है, लंब हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया 7/25। अब आप जानते हैं कि 7 से 25 को नहीं काटा जा सकता, ना ही 25 से 7 को काटा जा सकता है, तो हम इस वैल्यू को यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर आंसर हम लिख देंगे। इसी तरह कॉस ए का जब मान निकालेंगे तो आधार बटे 25, आधार यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। अब 24 से भी 25 नहीं कट सकता और ना ही 25 से 24 कट सकता है, तो इसे भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमें अगले वाले में क्या निकालना था, सेकेंड स्टेप में हमें निकालना था साइन सी और कॉस सी। अब इसमें भी यही होगा, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो अब मैंने बताया था आपको कि सी ये वाला कोण हो गया है, तो ये हमारा मुख्य कोण बन गया, इसलिए अब ये हमारा आधार हो जाएगा यानी बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो अब इस आधार पे हम जब निकालेंगे तो साइन सी का मान क्या आएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया 24 बटे हाइपोटेन्यूस वही है 25, और जब कॉस सी का मान निकालेंगे तो आधार क्या हो गया, अब बेस हमारा 7 हो गया और 25 तो हाइपोटेनस है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चारों हमारे मान निकल आएंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, और अभी तो जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पे पहुंचेंगे तब आपको मेनली अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी तो सब इजी ही है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं वैल्यू पुटिंग वाली कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें साइन को कॉसेक में, कॉसेक को किसी और में इस तरह से चेंज करना होता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, और ये तो आपका बहुत ही बेसिक मेथड है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको इसे बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चित्र दिया हुआ है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चित्र में PQR नाम का एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका जो लंब है वो 12 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये तो एक ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको शायद बताया है मैंने आपको ये ट्रिपलेट। तो सबसे पहले तो जब भी आपको कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात हो, त्रिकोणमिति की बात हो, तो 2 चीज़ें दी हो तो तीसरी आप बेहिचक पहले ही निकाल लिया कीजिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार हमें नहीं दिया, कर्ण दिया है और लंब दिया है। ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है आपका कर्ण है। तो आधार निकालेंगे, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये मैंने तीनों आपको सूत्र लिखा दिए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये वाला हमने सूत्र लगाया। अब जब इसमें केवल आधार निकालेंगे तो क्या होगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आधार का मान हमें निकालना है, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और साथ में लंब का मान है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा 169 और 12 का स्क्वायर आएगा 144 यानी 144। आधार जब इसको हल करके निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और आपको ये चीज़ याद भी रखनी है, एक तो आपको वर्ग याद रखने हैं
और साथ में आपको कुछ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं यानी पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताएं, कुछ आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए। जिसमें एक मैंने आपको बताया 3, 4 और 5 का, ठीक है, 5 कर्ण होता है और 3, 4 लंब या आधार में से कुछ होता है। दूसरा ये 12, 5, 13 वाला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 13 सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, 5, 12 इधर उधर हो सकते हैं, कहीं ये आधार होगा कहीं वो आधार होगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस कॉट r हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर cot r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। tan p के लिए हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। tan p की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि LAL अपॉन KA से ये साइन, ये कॉस और ये tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। ये हो गया लंब बटे आधार हो गया। अब लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 सेंटीमीटर लंब हो गया। जब हम tan p निकालेंगे तो लंब हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गई tan p की वैल्यू। अब इसी तरह जब हम cot r निकालेंगे तो cot r के लिए क्या करना होगा, cot r की वैल्यू tan से हमेशा उल्टा होती है, साइन कॉस tan कॉट यहाँ आता है तो आधार बटे लंब, ये लंब बटे आधार होगा तो कॉट हमेशा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। लेकिन वैल्यू अलग आएगी इसलिए क्योंकि यहाँ पर tan p है और यहाँ पर cot r है। तो एक बार हमने तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, tan p है और p वाला कोण यहाँ पर है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि देखिए ये वाला मेन हमारा एंगल है, ये क्या है 90 के सामने पड़ रहा है और आधार में पड़ रहा है, तो आधार वाला मेन एंगल होता है। तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लेकिन p वाले कोण के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, यानी ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, 5/12 आएगा। अब यहाँ पर ये लंब का काम करेगा और 12 आधार का काम करेगा। अब उससे उल्टा जब हम cot r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, cot r में अब हमारा यही वाला एंगल आधार का यहाँ पर ये वाली लाइन काम करेगी और ये लंब का, तो यहाँ पर आधार क्या है 5 और बटे 12 क्या है, लंब है। अब cot r की भी वैल्यू वही आ गई जो tan p की आई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे से सॉल्व करते हैं। अब आपने यहाँ देखा था बच्चों कि tan p की वैल्यू भी 5/12 आई थी और cot r की भी वैल्यू 5/12 आई थी। जब दोनों को हम हल करेंगे तो कट करके इनका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से एंगल से हम अपनी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान निकाल लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जैसे ये वाला कोण क्या है, इसमें r, ये तो 90 डिग्री है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केवल समकोण त्रिभुज को बनाने के काम आ रहा है। अब ये वाला जो कोण है ये क्षैतिज रेखा पर पड़ रहा है तो ये मुख्य कोण है। अब इस मेन कोण की वजह से ये क्या है, जो ये वाली रेखा है क्षैतिज वाली, ये आधार है और जो लंबवत वाली है वो लंब है। लेकिन जब हम कोण p को लेंगे तो p के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये लंब वाला आधार हो जाएगा, क्योंकि p को समकोण से मिलाने वाली रेखा अब आधार हो जाएगी और r को q से मिलाने वाली, समकोण से मिलाने वाली रेखा अब इसके लिए लंब हो जाएगी। तो आप हर क्वेश्चन में इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, फिर अगली क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपके कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, यानी कुछ तो हैं मेरे बताने लायक, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, या आप जा सकते हैं, अगर आपको एक्सरसाइज में ना समझ में आए तो आप पीछे जा कर के
एग्जाम्पल्स आप ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। आप क्या करेंगे, जब 2-4 एग्जाम्पल्स को देखकर पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें अपने आप जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बिना टीचर के भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी एक्सरसाइज लगाना है, उतना ही ज़रूरी अच्छे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन समझ में आए, आप उसे लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जा करके एग्जाम्पल्स को लगाइएगा, फिर अपने क्वेश्चंस को लगाइए। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टे ब्लेस्ड, तब तक के लिए थैंक यू।